नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। कार्यक्रम में आज चर्चा होगी असल में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इनमें हालत बहुत ठीक नहीं है और अफ़गानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान खुली जंग के दौर में आ गया है। अभी हमने देखा 2-3 दिनों में अफ़गान लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना की हालत पस्त कर दी। अफ़गानिस्तान का कहना है कि हमने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और कुछ तो हमारे कब्ज़े में भी है। वहीं पाकिस्तान का यह दावा है कि हमने अफ़गानिस्तान लड़ाके 150 से ज़्यादा मार दिए और अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पूरी जो स्थिति है ये बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है। पाकिस्तान का कहना है कि अब हम ओपन वार में आ गए, मतलब एक तरह से खुली जंग का ऐलान दोनों कंट्रियों के बीच हो चुका है। अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? और एक समय था जब पाकिस्तान ने ही इन तालिबानों को बढ़ावा दिया था जो आज अफ़गानिस्तान में काबिज़ हैं। तो वो कहा जाता है ना कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। आप ही ने आतंकवादी पैदा किए और वही आतंकवादी अब आज आपकी नाक में दम कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की स्थिति ऐसे हो गई कि इधर अफ़गानिस्तान हमले कर रहा है, इधर बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्होंने पाकिस्तान की हालत पस्त कर दी। और कभी उनके ट्रेन रोक लेते हैं, कभी उनके सैनिकों के टैंक रोक लेते हैं, कभी उनकी पतलून उतार के उनके साथ मोटरसाइकिलों पर घूमते रहते हैं। तो एक बहुत विकट स्थिति बन गई है भारत के पड़ोसी में। लेकिन ये इसलिए चिंता की बात है कि ये युद्ध आखिर आगे जाएगा कहाँ तक? क्या इसका असर भारत पर होगा? और अमेरिका और ईरान, इससे भी कोई इसका रिलेशन है? तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो ये है पूरी विश्व की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए, तीसरे विश्व युद्ध को देखते हुए, पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए, क्या पाकिस्तान टूटेगा? ये भी एक बड़ा मौजू प्रश्न है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमेशा से ही जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश हमारे साथ रहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर आचार्य राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आचार्य जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि विश्व में जो है बिल्कुल स्थितियां ठीक नहीं है, युद्ध के हालात जैसे बने हुए हैं और अमेरिका तो ईरान पर धमकी देते ही रहा कि हम इस पर हमला करेंगे। यहाँ नया ये फसाद शुरू हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, ये बैठे ठाले एक नया युद्ध शुरू हो गया। तो इस पूरे सीन को, इस पूरे हालातों को आप कैसा देखते हैं? ये कितना आगे जाएगा? ये आने वाले दिनों में कैसे हालात बनने वाले हैं? इसमें हालात तो गंभीर होने वाले हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जिस तरह से मंगल का लगातार शनि के साथ जब जब कॉम्बिनेशन बनेगा किसी भी प्रकार का, तो ये तनाव की ओर ही लेके जाएगा। और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश, इनके बारे में तो मैंने पहले भी कहा है कि ये लगातार भिड़ेंगे। और अभी जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति तृतीय विश्व युद्ध का ये अगला चरण है। अच्छा। ये स्थिति भयावह हो रही है। जैसे अमेरिका अभी ईरान के ऊपर ताल ठोके बैठा हुआ है। अब ईरान का और इजराइल का भयंकर युद्ध होने वाला है। अच्छा। और इजराइल के थ्रू अभी ये जितने भी ईरान परस्त देश हैं 4-5, उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक वगैरह होने वाली है। तो वो भी एक खतरनाक स्थिति आएगी। इस पूरे उसमें जो सबसे बड़ा एक रोल आएगा, अदा करेगा, वो करेगा चीन। अच्छा। ये इतना बड़ा घुसपैठिया है जिसको लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। और अमेरिका जैसे देश तो कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे कि अमेरिका और ईरान और इराक और चीन और इन सबको यदि हम देखें, ये आपस में लड़ते रहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आपस में लड़ लेंगे। लेकिन जैसी भारत की एंट्री होती है तो सब भारत के खिलाफ होते हैं। ये एक नई स्थिति है यहाँ पर। जब भी कभी कुछ स्थिति आई भारत के खिलाफ आए, तत्काल चीन और अमेरिका जैसे प्रतिद्वंदी जो लगातार के, वो भारत के खिलाफ आ जाते हैं। भारत की जीडीपी जिस तरीके से बढ़ रही है, हम फाइनेंशियली जिस तरह से ताकत बनते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह से हम उभर रहे हैं, उस उभरने में इनको अमेरिका को तकलीफ हो रही है। और वही तकलीफ चीन को हो रही है कि चीन जो करना चाहता था वो चीन नहीं कर पाएगा। और आने वाले समय में भारत चीन के लिए कितनी दिक्कतें खड़ी कर सकता है, ये चीन बहुत आसानी से समझ पा रहा है। और ये जो युद्ध चल रहा है पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, तालिबान का, ये युद्ध आने वाले समय में भारत की ओर बहुत जल्दी मूव करेगा। अच्छा। ऐसे ग्रहयोग बताते हैं। और मुझे तो लगता है कि भारत की कुंडली में अभी जैसे अब 2 अप्रैल को मंगल और शनि का मिलन होगा मई तक, यदि 2 अप्रैल से 11 मई,
तक यदि कुछ स्थिति जरा सी भी नेगेटिव होती है तो भारत पाकिस्तान के बीच में भिड़ंत इसमें हो सकती है, क्योंकि अच्छा। वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का भी ऐसा ही है कि उसके भी 11वें स्थान पर मंगल शनि का बैठना होगा, जो दिमाग पे दृष्टि डालेंगे। भारत के साथ भी उस कुंडली में भी ऐसे ही होने वाला है, और इसका जिम्मेवार चीन होगा। और अमेरिका और चीन ये चाहते हैं कि भारत एक बार इस युद्ध में कूद जाए, तो हम इसको कम से कम 6 महीने भी यदि हमने इसको लपेट दिया तो भारत आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। और भारत के विपक्ष को उनने कंट्रोल किया हुआ है, और भारत में उनने बहुत सारे अपने डीप स्टेट के कई लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाले समय भारत में बंगाल का चुनाव भी होना है, जिसके बारे में मैंने कहा ये राष्ट्रपति शासन लग सकता है। हो सकता है ये 2 तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति बन जाए, क्योंकि ममता जी के लिए समय बहुत ठीक नहीं है। अच्छा। तो वो चीन के लिए सबसे खतरनाक स्थिति थी, ममता बनर्जी हार जाती है तो जिस तरीके से वामपंथी सिमटते सिमटते जरा से हो गए हैं, तो चीन के आतंकवादी संगठन है ये, तो अब सबसे बड़ा डर तो चीन को यही है कि उसकी हालत ख़राब है। और दूसरी स्थिति इसमें ये बन रही है कि यहाँ बांग्लादेश बंगाल में और यदि बीजेपी जीत गई तो ये और बड़ी समस्या उनकी खड़ी होगी। तो कुल मिलाकर जो सिनेरियो है ये बड़ा टफ चल रहा है, और उसमें भारत के लिए भी बहुत अच्छा समय अभी नहीं है। तो आचार्य जी ये माना जाए, मतलब ये भारत, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अंदरूनी विषय तो है ही, ये दोनों तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन भारत इसमें प्रभावित हो सकता है, भारत पर भी इसका असर हो सकता है। इसमें मूर्खों को समझाने में कोई दिक्कत आती नहीं है। अभी चीन पूरे पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज को ये समझाने में सफल हो जाएगा कि ये युद्ध भारत करा रहा है। सबसे बड़ी विफलता यहाँ अपने देश की आएगी कि यहाँ बड़ी दिक्कत खड़ी होंगी, और नहीं भी हुआ तो भी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो खुद ठुकेगा, उससे अच्छा भारत पर हमला करके बचने की कोशिश करेगा। कि जितना ताइवानियों ने उसे मारा तो वो अपने वाले की तो बुराई कर नहीं सकता, क्योंकि उसे उनने ही खड़ा किया है। तो अब वो पिटा कैसे, तो भारत से उलझकर कम जो नुकसान होगा उसको भी ज़्यादा नुकसान बता के वो पूरी दुनिया के सामने एक अपना रोना शुरू करेगा। तो ये स्थिति, मतलब ये भी एक इंटरनेशनल षड्यंत्र है कि भारत को इसमें लपेटा जाए। हाँ। और आने वाले दिनों में स्थितियां विपरीत पैदा की जाए। तो कहने का अर्थ है कि कुछ मामूली बात नहीं है ये, इन दोनों के बीच का युद्ध भले ही अभी ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान का ये मामला है। हाँ, तात्कालिक स्थिति में लग रहा है, लेकिन ये आगे जाके टफ रहेगा भारत के लिए। भारत पर इसकी आँच आएगी और भारत को इसका सामना करना पड़ेगा नेगेटिव इसका। ये तो आप आचार्य जी बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहे हैं कि ये इसकी आँच भारत तक आएगी। बिल्कुल। और दूसरा एक बात ये ज़रूर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो इतनी घातक बन रही हैं, इन सारे कंट्रियों को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, इन सबको मेरे ख्याल से तकलीफ इसी बात को लेकर है कि हम दुनिया तो लड़ रही है और ये भारत बेचारा वो शांत बना हुआ है। शांत नहीं बना हुआ, भारत लगातार प्रगति कर रहा है। जीडीपी रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, पहले भारत कहीं लाइन में नहीं होता था, अब भारत अकेला 5-5 देशों की जीडीपी मिला लो उससे ज़्यादा भारत की अकेले की जीडीपी आ रही है, जिसमें खुद चीन और अमेरिका शामिल है। वो दोनों मिला दो तो पिछले साल की थी, इन दोनों से ज़्यादा जीडीपी थी। इस बार तो 5 देश मिला देते तो उनसे ज़्यादा आ रही है, और आने वाली तो और ज़्यादा आएगी। तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो भीख मांगने की पोजीशन पर है और हम उस कंडीशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक कारण भी है, और आने वाला समय कुंडलियों को देखकर बहुत बेहतर भी नहीं है। कहने का अर्थ आचार्य जी ये है कि अशांति दुनिया के लिए खतरनाक होती है, लेकिन कुछ देशों के लिए भारत में शांति भी खतरनाक साबित हो रही है। उनको लगता है कि ये यहाँ हो क्यों नहीं रहा है, यहाँ क्यों कुछ नहीं हो रहा। उनके जो षड्यंत्र पिछले कई वर्षों से जो चल रहे हैं कि विपक्ष को सनकाना और यहाँ पे नए नए मुद्दे लेके आना, चाहे पेगासस हो, चाहे वो अभी एपस्टीन फाइल हो, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, ये सारे इंटरनेशनल जो हमले भारत की तरफ हो रहे हैं, इन सब के बावजूद भारत प्रोग्रेस कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये युद्ध में क्यों नहीं घुस रहा है, ये इन सब की ये प्रयास। बिल्कुल आचार्य जी, अब मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान, पाकिस्तान दूसरी तरफा घेरा हुआ है, उधर बलूचिस्तान इनको ठोक रहे हैं, इधर से अफगानिस्तान ने भी अब सीना तान दिया। और इसके अलावा तीसरी कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। तो इस ऐसे में पाकिस्तान का भविष्य कैसा रहने वाला है, ये आने वाले दिन इसके कैसे रहेंगे पाकिस्तान के? इसके दिन चीन यही तो इंतजार कर रहा है। चीन ने ये सारी जो गिद्ध दृष्टि बनाई थी उसने व्यवस्था ही ऐसी दी थी, वो तो अमेरिका ने बीच में टांग फंसा दी, तब चीन को पीछे हटना पड़ा। चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर, अब क्या करोगे, अब तो तुम मुझे बेचते जाओ पाकिस्तान को, और जो कॉरिडोर वो बनाने वाला है
सीपेक जो उन्होंने बनाया। हाँ सीपेक जो बनाया उसको वो अपने अंडर में करना चाहता है, उसकी वो प्लानिंग है। तो उस तरीके से पाकिस्तान को कमज़ोर करके ही खरीदेंगे। अब जैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन इतने कर्जे में, पूरा यूक्रेन अमेरिका खरीद लेगा तो भी उसका कर्जा नहीं उतरेगा। तो सेम स्थिति यहाँ पर, ये कंगाल भले ही हो लेकिन तुम हमें ज़मीन बेच दो, हम तुम्हारी तरफ से लड़ रहे हैं, तुम सैनिक हमें दे दो, तुम हमारे सैनिक भी बचेंगे, सैनिक तुम्हारे ही मरेंगे, सैनिकों को तनख्वाह भी तुम दो। तो अभी तो पाकिस्तान की स्थिति ये है कि चीन ने ऐसा कर दिया है कि ये कंगाली की तो बात भूल जाओ कि वो अपने आप को बेचेगा, क्योंकि सबसे बड़ा संकट तो अभी यहाँ पर आने वाला जो समय है वो पाक अधिकृत कश्मीर का है। उसकी कोशिश है चीन की, पाक अधिकृत कश्मीर तुम मुझे दे दो, तो वहाँ से लेके उसका अक्साई चीन है, वहाँ से लेके उधर तक इतना आ जाएगा वो, तो उस प्लानिंग में वो लगा हुआ है। तो ये जो षड्यंत्र है ये कम षड्यंत्र नहीं है, और जो महादशाएं जो चल रही हैं सब ऐसी नेगेटिव चली जा रही हैं कि पाकिस्तान तो मिटने की ओर है, और भारत की जो स्थिति है, भारत उभरती अर्थव्यवस्था है, तो भारत को कमज़ोर करने की स्थिति है। और फिर चीन का और ताइवान का झगड़ा इसमें आएगा, कि चीन इंतजार कर रहा है, चीन के ऐसे भी करके अमेरिका को उलझा दे, क्योंकि उसको सबसे बड़ा खतरा ताइवान से लड़ने में अमेरिका है। तो वो चाहता कहीं ना कहीं से अमेरिका उलझ जाए, इसलिए वो चीन रूस के साथ मिल रहा है, वो रूस के साथ भी दगाबाजी करेगा, अन्य मुस्लिम देशों के साथ भी वो दगाबाजी करेगा, और वो सिर्फ ताइवान को हड़पने का ही काम करेगा। ये उसकी प्लानिंग के हिस्से हैं जो इसमें बनते हैं, उसकी चीन की कुंडली के हिसाब से करने का चाहता है। लेकिन वही भाई जो राम रची रखा, आखिरी में चीन की पोल पट्टी भी जल्दी खुलेगी, और भारत के पास जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो कहीं नहीं जाएगा, भारत में ही आएगा, स्थिति बनेगी। लेकिन विध्वंस बहुत होगा, ये स्थिति इसमें अब बन रही है। और उसके योग कहीं ये अप्रैल वाले मंगल और शनि के योग में खुल गए तो है, नहीं तो फिर ये जून में, 20 जून के बाद फिर वृषभ में आएगा, तो 1 अगस्त तक रहेगा। तो अभी अप्रैल से मई, अगस्त और जून से अगस्त, ये समय भारत और पाकिस्तान युद्ध के, ये क्या शनि का मंगल शनि का ट्रांजिक्शन आएगा। अच्छा, वो दिक्कत है। और मंगल, अभी मंगल में राहु चल रहा है, तो ये फरवरी 26 से फरवरी 27 तक, तो ये भी अंगारक योग बनाता है, दोष बनाता है। अच्छा, तो भारत की कुंडली यहाँ भी थोड़ी सी कमजोर पड़ती है। तो ये पूरा एक साल, हाँ ये 1 साल पूरा, मार्च 2027 तक, मार्च 2027 तक, तो अभी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं है। अच्छा, और चूंकि भारत में अन्य धड़े बहुत खुले हुए हैं, विपक्ष भारत के खिलाफ जा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो विपक्ष में बैठे बैठे कब भारत का विरोधी हो गया। तो उसकी जो हरकतें, वो तभी आतंकियों से ज़्यादा खतरनाक हरकतें विपक्षियों की, तो वो बड़ी नेगेटिव स्थिति बन रही है। तो अब वो ग्रह योग ऐसे हैं जो दिक्कत तो देंगे। कहने का अर्थ है हालात बहुत सामान्य नहीं है, और भारत पर भी चौतरफा हमले हो रहे हैं। हाँ। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि भारत तेजी से बढ़ता हुआ देश है, और ये किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ। और इसलिए भारत में डिस्टर्बेंस करने के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं, और उसमें भारत के भी लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति जैसे आप बता रहे हैं आचार्य जी, 1 साल तक ये रहेगी। 1 साल तक भी इन सब का क्या होगा? मतलब ये चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान का जो मसला चल रहा हो, ये सब भी इसमें इंक्लूड रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। ईरान के मसले में तो अमेरिका सिर्फ वहाँ पर सत्ता बदलेगा, जो मैंने पहले भी कहा है कि खामनोई को भगाएंगे और अपना पिट्ठू बिठा देंगे वहाँ पर, तो उनका पिट्ठू बैठ जाएगा, जो उनको चाहिए वही करवाएंगे। लेकिन इसमें जो इजराइल को नुकसान ईरान पहुँचाएगा, तो इसमें खतरनाक रूप से इजराइल घातक होगा, और मजबूरी में अमेरिका को इजराइल का साथ देना पड़ेगा। तो वो जो मिडिल ईस्ट की शांति है वो भंग होगी वहाँ पर, और मिडिल ईस्ट की शांति भंग होकर अमेरिका को फंसा हुआ देख के चीन भी ताइवान के खिलाफ जाने की स्थिति में आ जाएगा। और भारत पर जैसे पाकिस्तान अभी लुटपिट कर हमला करने की पोजीशन पे आएगा, तब ये जो अगला होगा वो बड़ा टफ होगा। हाँ, ये भी हो सकता है जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, हाँ, उधर बलूचिस्तान पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, तो पाकिस्तान में ये नैरेटिव गढ़ा जाएगा कि ये हमले भारत के द्वारा करवाए, भारत के द्वारा, ये पाकिस्तान से बुलवाएगा चीन। और जब भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा तब ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान, ये सब फिर चीन के कठपुतली होने शुरू हो जाएंगे। अभी ये ऐसा नहीं होगा भारत इनको मार देगा तो ये भारत की सिंपैथी जताएंगे, ये सिंपैथी जताने वाले नहीं है। इनका तो लिखा है खुद ही लड़ेंगे और खुद ही मरेंगे आपस में, और भारत जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा देगा उतना पहुंचा देगा। तो अभी स्थिति ये, तो कश्मीर की घाटी अभी एक बार और दहलने की ओर है। आने वाले समय में संकेत बहुत बेहतर। तो ये कब से होगा? ये जो मैंने टाइम बताया 2 अप्रैल से लेकर 11 मई है, इस बीच में हुआ ठीक, नहीं तो 20 जून से लेकर 1 अगस्त के बीच में, फिर 13 नवंबर से 8 मार्च के बीच में, ये 3 जो योग बन रहे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं इसमें नेगेटिव स्थिति बनेगी।
कुल मिला के ये पूरा साल जो है पूरा साल ऐसे ही है। और सबसे बड़ा तो ये कि बंगाल यदि चीन के हाथ से निकल गया तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ममता बनर्जी हारती हुई दिख रही है, और ममता बनर्जी हार गई, चीन के हाथ पैर सब पड़ जाएंगे, वो भारत का फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उन्हें एक फ़ायदा ये है कि ममता बनर्जी जीतती है तो फिर बांग्लादेश के थ्रू, म्यांमार के थ्रू वो भारत में अपनी एंट्री करा लेगा। और यहाँ यदि बीजेपी आ गई तो फिर उसके बस का नहीं है कि भारत में एंट्री कर पाए, तो वो उसके लिए एक लड़ाई है। और अभी ये जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है इसका भी असर पड़ेगा वहाँ का? ये सत्ता परिवर्तन तो खाली अभी शांति के लिए है कि अभी ऐसा चल रहा था तो कुछ दिन 5-6 महीने शांति बैठ जाओ। ये हरकतें तो वही करें, बंदर गुलाटी लगाना थोड़ी भूलता है। ये तो आतंकी, यदि यही आतंकियों का शासन वहाँ पर तो होगा तो कुछ नहीं, आने वाले समय में इनके रंग दिखाई देंगे। अच्छा, ये कुछ दिन की शांति है ताकि भारत के साथ उनके संबंध ठीक रहें, और अभी जो उनको नुकसान हुआ है वो भारत कहीं मूर्ख बन जाए उनसे, तो वो उस प्लानिंग में है, वो बनने की स्थिति में दिख रहा है मुझे, तो वो परिस्थिति इसमें बन रही है। हाँ, क्योंकि अभी भारत की तरफ से भी सेना का तो अभी भी यही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। हाँ, वो रुका नहीं, वो तो खाली एक क्षणिक स्थिति थी, उसमें रोका गया। वो भारत ने एक अच्छी प्लानिंग से काम भी किया, नहीं तो उसी समय में भारत को एक विश्व युद्ध के हिस्सा बन ही जाता यदि भारत नहीं रुकता। तो भारत की सेना और भारत के प्रशासन की एक अच्छी सूझबूझ थी कि उस समय में उस चीज़ को वहीं ख़त्म करके और नुकसान पहुंचा के चुप बैठ गए। यही तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारत ने हमला भी कर दिया, जीत भी गया और तुरंत उसने युद्ध रोक भी। इनको ये लग रहा है कि युद्ध कंटिन्यू क्यों नहीं चल रहा। हाँ, तो उस प्लानिंग में थे तो प्लानिंग उनकी फेल हो गई, लेकिन आने वाले समय में ये 3 घटनाक्रम और हैं जो समय है, इसमें ये लोग सफल हो सकते हैं। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? नहीं, भारत का स्टैंड तो क्लियर है, जिन मोई मारा तेन मोई मारी बोली बात है, तो इन पे जो अटैक करेगा तो भारत करेगा उसका, क्योंकि पहले जमाने का भारत नहीं है, तो वो तो क्लियर सरकार ने संदेश भेज ही दिया है, और सरकार का पूरा हाथ सेना के साथ में, तो अब सेना को डरने की आवश्यकता है नहीं। और ये गृह योग भी चूँकि मंगल की महादशा है तो हमारी सेना स्वतंत्र है और जीत के हमारे पूरे योग हैं, तो ऐसी स्थिति इसमें बनती है। तो आचार्य जी, आपने बड़ा विस्तृत इसमें एनालिसिस किया, और निश्चित तौर पर कभी कभी देखने में ऐसा लगता है कि ये लड़ तो कोई दो लोग रहे हैं बाहर दूर बैठ के, लेकिन उसका असर यहाँ पड़ेगा। और आपने तो बताया कि ये षड्यंत्र पूरा इसमें भारत को उसमें शामिल करने का। बिल्कुल। और परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी बन रही हैं, सीमा पर जो युद्ध के जो हालात बन रहे हैं, तो चूँकि ये सब पड़ोसी हैं, भारत की पड़ोस में ये सब हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये आने वाले दिन थोड़े चिंताजनक ज़रूर है। लेकिन आपने ये भी एक आशाजनक एक बात कही कि इसमें अंतिम में विजय भारत की होगी, और ये एक अच्छा संदेश है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरी दुनिया भर से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।